हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स का फर्दर लेक्चर डिस्कस करेंगे। जो हमारा ये है लेक्चर है नंबर है 22 लेक्चर नंबर है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, तो उसके फर्दर पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था पैरामेट्रिक फॉर्म, कॉचीज थ्योरम। सेकंड पार्ट में कॉची इंटीग्रेशन और बहुत सारे थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव देखा था। तो जो वो वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले देख लेंगे, जिससे कि मैं यहाँ पे यूज कुछ होगा इस वीडियो में। हम लोग मेन डिस्कस करेंगे रेसिड्यू। रेसिड्यू निकालते कैसे हैं, रेसिड्यू होता क्या है, और रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है, जिससे रेसिड्यू के हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन जो फाइंड करते हैं उसका यहाँ पे देखेंगे। और रेसिड्यू एट इन्फिनिटी क्या होता है, रेसिड्यू एट पोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाते हैं। क्योंकि गेट में तो पक्का आता है, नेट में भी इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। रेसिड्यू इंटीग्रेशन के वैल्यू निकालना होता है तो रेसिड्यू थ्योरम का यूज करते हैं। तो ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेसिड्यू निकालना होता है, रेसिड्यू एट पोल निकालना होता है। तो इसमें मैं सारे चीज़ें डिस्कस करूँगा विद थ्योरम, कुछ प्रूफ करवाऊँगा, साथ में एग्जाम्पल सारे का दूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। रेसिड्यू, सबसे पहले आते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू होता क्या है, जैसे मैं जब पावर सीरीज पढ़ा रहा था तो बताया था कि पावर सीरीज का एप्लीकेशन होता है, पावर सीरीज का यूज हम लोग करते हैं। लॉरेंट सीरीज जो होता है उसका यूज हम लोग करते हैं रेसिड्यू को फाइंड आउट करने में। तो रेसिड्यू होता क्या है, तो रेसिड्यू लेट जेड न हैव नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, ठीक है। नॉन रिमूवेबल आइसोलेटेड, आइसोलेटेड तीन टाइप का होता है। इसमें नॉन रिमूवेबल कर दिया गया, जिससे क्या हो जाएगा, या तो पोल होगा या तो एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। एट पॉइंट जेड नॉट देन एफ हैज द लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा। कुछ सिंगुलरिटी अगर उस किसी में होता है तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता है, और नहीं भी होता है तब भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है। और टेलर सीरीज हमेशा क्या होता है, लॉरेंट सीरीज उसको बोल सकते हैं, बट लॉरेंट सीरीज को टेलर सीरीज नहीं बोल सकते हैं। तो हैज लॉरेंट सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर, लॉरेंट सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल जेड इन सम पंक्चर डिस्क। मैं प्रॉपर थ्योरम में ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, पंक्चर डिस्क। इसको ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं, स्टार जेड नॉट। इसमें क्या होगा, पंक्चर्ड है, स्टार लगा देने से क्या होगा कि ऑरिजिन इससे बाहर हो जाएगा, गिवन बाई। तो लॉरेंट सीरीज कैसे देंगे, जेड नॉट इसके अंदर कोई लेट जेड हैव नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड नॉट, जेड प्लेन है उसमें कोई नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। देन एफ हैज ए लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फॉर ऑल जेड इन सम पंक्चर डिस्क गिवन बाई। तो लॉरेंट सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ लॉरेंट सीरीज पावर सीरीज सिंगुलरिटी पे। तो वो सारी चीज़ें का यहाँ पे यूज होगा। तो वो आप अगर नहीं पढ़े तो वो पहले वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मेरा विजिट कीजिएगा तो मिल जाएगा सारा वीडियो। एन इजिकल टू इन्फिनिटी एन जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर एन, ये होता है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, जहाँ पे जेड नॉट के अराउंड ये है, एन इसका कॉफिशिएंट है, एन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लॉरेंट सीरीज में हो जाता है। ये हमेशा एनालिस में डिफाइन होता है। तो यहाँ पंक्चर डिस्क लिया है मैंने। पंक्चर डिस्क मतलब ये जेड नॉट को छोड़ के इस रीजन में जो फंक्शन एनालिटिक है, ये चीज़ें मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए जिन्होंने ये वीडियो देखा है। तो जो रेसिड्यू होगा क्या होगा, द कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ए माइनस वन इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ एफ। जो ए माइनस वन कॉफिशिएंट आएगा वो होगा रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड नॉट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। वी विल
यूज नोटेशन, जो रेसिड्यू के लिए हम लोग नोटेशन यूज करेंगे वो क्या होगा, रेसिड्यू एफ, रेसिड्यू एफ जेड नॉट इज इक्वल टू ए माइनस वन। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी जेड नॉट कोई नॉन रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, या तो पोल हो या फिर इसेंशियल सिंगुलरिटी हो, तो हम लोग उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अगर किसी पंच डिस्क के अंदर हो तो उस पॉइंट को सम नेबरहुड उस सिंगुलरिटी को कंटेन वाला को रिमूव कर देंगे, जिससे एनालिसिस में फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। उसके बाद लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख देंगे। तो लॉरेंट सीरीज जब एक्सपेंशन लिख देंगे उससे क्या होगा कि 1/z-z0 का भी कुछ कॉफिशिएंट आएगा, z-z0 का मतलब z-z0 का नेगेटिव पावर का भी इसमें एक्सपेंशन में टर्म आएगा, जिससे z-z0 के पावर -1 का जो कॉफिशिएंट आएगा, यानी a-1, उसका कॉफिशिएंट a-1 होगा जनरल एक्सपेंशन से। तो a-1 जो होगा वही क्या होगा, यहाँ पे रेसिड्यू बोला जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि जैसे कोई फंक्शन एफ जेड गिवन है, ई इज इक्वल टू 2/z गिवन है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें z इज इक्वल टू 0 पे इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पंक्चर डिस्क में क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं उस एनालिसिस में। तो इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, जैसे e⁻z का जानते हैं, उसके हेल्प से इसका लिख सकते हैं। 1 z की जगह क्या है, 2/z है, 2/z प्लस 2/z स्क्वायर, यही होता है z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल। e⁻z का होता है 1 + z + z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल z³ बाई फैक्टोरियल 3 इस टाइप का। तो 2/z स्क्वायर फैक्टोरियल 2/z³ फैक्टोरियल 3 इस टाइप से होगा। तो हमें निकालना क्या है, a-1, a-1 मतलब z-z0 टू द पावर -1, यानी 1/z-z0 का कॉफिशिएंट निकालना है हमें। तो 1/z-z0 का कॉफिशिएंट क्या होगा, 1/z-z0 का कॉफिशिएंट, यहाँ पे z0 का वैल्यू 0 है, तो ये टर्म है, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। तो रेसिड्यू क्या होगा, रेसिड्यू एफ एट 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्या हुआ, क्लियर हुआ होगा। जैसे आप अदर निकाल सकते हैं, दूसरा एग्जांपल साइन 1/z में z इक्वल टू 0 पे अगर आपको रेसिड्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 1/z माइनस 1/z³ फैक्टोरियल 3, इतना लिखने से ही काम चल जाएगा। आपको 1/z का सिंपली कॉफिशिएंट निकालना तो 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेसिड्यू निकालते हैं। इस रेसिड्यू का यूज हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में करेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन पढ़ा वो कॉची इंटीग्रल फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव पे पढ़ा, उसमें हम लोग कुछ सिंगुलरिटी पे पढ़ा। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला से या अल्टरनेट वे हम लोग रेसिड्यू थ्योरम से यूज कर सकते हैं अगर कहीं पे सिंगुलरिटी हो। वहाँ पे भी मैंने बोला था कि अल्टरनेट वे में रेसिड्यू में आज जब आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेसिड्यू के हेल्प से भी हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो वे क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, जैसे कि कोई पंक्चर डिस्क हो, उसमें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख रहे हैं, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटी सिंगुलरिटी है, तो उसको सम नेबरहुड बाहर करके वो जिस रीजन में एनालिसिस में एनालिटिक होगा वहाँ पे हम लोग लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो कॉफिशिएंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, या टेलर सीरीज लिखते हैं, उसमें भी हम कॉफिशिएंट के वैल्यू बताए थे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंशन का वैल्यू, जैसे हम टेलर सीरीज में बताया था मैंने कि एन का वैल्यू और बी एन का वैल्यू निकालने के लिए, वहाँ पे भी मैंने बोला था कि एन जो होता है FN(z0) है बाई फैक्टोरियल एन होता है, ठीक है, और बी एन का वैल्यू होता है समथिंग इसी तरह से, ये बी a-n का वैल्यू। तो FN(z0) इसका वैल्यू हम लोग इंटीग्रेशन के टर्म में अभी पढ़ चुके हैं। कॉची इंटीग्रल फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव आप देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर जो अपलोड किया था मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि
वहाँ पे एफ एन जेड नॉट का फार्मूला मैंने दिया था इंटीग्रेशन के टर्म में, तो उसके हेल्प से ए एन का फार्मूला दिया जा सकता है। बस वही चीज़ यहाँ पे मैं प्रॉपर वे में लिखता हूँ, आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर ए फंक्शन एफ एनालिटिक एंड डिस्क, ठीक है, कोई पंक्चर डिस्क में क्या है, एनालिटिक है कोई फंक्शन, एंड फॉर एनी आर विद 0 ग्रेटर देन आर लेस देन आर, यानी एनालस में कोई है फंक्शन एनालिटिक, पंक्चर डिस्क आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो द लॉरेंट सीरीज इसमें एक्सपेंशन हम इस एनालस में हमेशा कर सकते हैं। लॉरेंट सीरीज, इसका जो लॉरेंट सीरीज आएगा कोफिशिएंट, द लॉरेंट सीरीज कोफिशिएंट ऑफ एफ आर गिवन बाई, ठीक है। तो लॉरेंट सीरीज जो एक्सपेंशन होगा उसमें जो कोफिशिएंट आता है, जो भी जेड टू द पावर एन जेड टू द माइनस एन का, यानी जेड टू द के पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, उसमें जो एन का वैल्यू होगा, ए होगा 1/2πi सी आर जेड नॉट, सेंटर जेड नॉट है, कंटूर इंटीग्रेशन है, आर रेडियस है, तो एफ जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन प्लस 1। यहाँ पे स्टार नहीं लिए हैं, इससे क्या होगा कि ये इसके अंदर एक सिमिलरिटी है, जेड नॉट सिमिलरिटी एक है, तो जिससे एन का वैल्यू वहाँ पे मैंने बताया था इसका वैल्यू ये होता है। तो एन का वैल्यू ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एन का वैल्यू क्या होता है, एफ एन जेड नॉट बाई फैक्टोरियल एन। तो एफ एन जेड नॉट का फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था, यही होता था ना, क्या होता था एफ एन जेड नॉट का फार्मूला, फैक्टोरियल एन अपॉन 2πi होता था। तो क्या होगा, क्या कुछ यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो देखते हैं। एन का वैल्यू, एफ एन जेड नॉट का वैल्यू आपने यहाँ बताया था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन प्लस 1 डिजिट होता है। तो इसी के हेल्प से एन का वैल्यू एफ एन जेड नॉट बाई फैक्टोरियल एन जानते हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल एन से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा क्या, यही बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, एन का वैल्यू क्या होता है, ये होता है। अब क्या होगा कि इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि रेसिड्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। ए एन का दो फार्मूला हो गया यहाँ से, एक तो टेलर सीरीज लिखते हैं तो उसका एक्सपेंशन लिखते हैं, तो उसमें ए एन का फार्मूला ये होता है। या फिर अगर इससे कंफर्टेबल नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो इसका हेल्प भी इंटीग्रेशन के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये बेनिफिट होना चाहिए, जहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 प्लस माइनस दोनों होंगे, प्लस माइनस 2 कुछ भी इंटीजर लिख सकते हैं, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमको क्या निकालना है, अगर यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू -1 ले ले तो ए -1 निकाल सकते हैं। ए -1 क्या हो जाएगा 1/2πi सी आर जेड नॉट, कंटूर है क्लोज कंटूर, एफ जेड बाई जेड माइनस जिसके अंडर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा डी जेड, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2πi सी आर जेड नॉट एफ जेड डी जेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम लोग रेसिड्यू का वैल्यू अगर एफ जेड दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन के हेल्प से कर सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछ रहा है तो इस बैक कैलकुलेशन पे आते हैं। अब इंटीग्रेशन का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, सी आर जेड नॉट, सी आर जहाँ पे सी आर जेड नॉट जो है ये क्या है, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, मतलब क्लोज कंटूर है, रेडियस आर है, जेड नॉट सेंटर। तो एफ जेड डी जेड का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए -1 2πi, या लिख सकते हैं 2πi रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। तो क्या हो गया फ़ायदा कि कोई फंक्शन है क्लोज कंटूर में एनालिटिक नहीं है, ठीक है, एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक होगा तो फिर तो हम लोग बोल देंगे डायरेक्ट कॉची थ्योरम से इसका वैल्यू 0 होगा, बट कॉची एनालिटिक नहीं है, जेड नॉट उस कंटूर के अंदर एक कोई सिंगुलर पॉइंट है,
तो हम लोग क्या कर देंगे, 2πi, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का वैल्यू 2πi रेसिड्यू एट जेड इजिकल टू जेड नॉट, क्योंकि a-1 आ रहा है यहाँ से, तो a-1 होता क्या है लॉरेंट्ज एक्सपेंशन में, ये तो रेसिड्यू तो ही होता है, अभी जो मैंने बताया a-1 क्या होगा, अभी जो पहले मैंने डिस्कस किया था, तो a-1 क्या होगा, रेसिड्यू एट जेड नॉट, तो यहाँ से बोल सकते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 2πi रेसिड्यू एट जेड नॉट। तो ये हो गया, इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे कि एक से ज़्यादा सिंगुलरिटी हो, ठीक है, कंटूर इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर के अंदर एक से ज़्यादा फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी हो जाए, तब उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, उसी को हम लोग नाम देते हैं रेसिड्यू थ्योरम। और ये जो रेसिड्यू थ्योरम आता है 2π सम ऑफ रेसिड्यू, इसी के हेल्प से आता है, ये जो मैंने लिया इसी के हेल्प से वहाँ पे प्रूफ किया जाता है। तो प्रूफ मैं डिस्कस नहीं करूँगा, प्रॉपर थ्योरम दूंगा, उसके बाद उस पर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तो काफ़ी कंसेप्चुअल ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट में हमेशा इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप क्लियर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल ऐसे ले लें, C10 का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जीरो सेंटर है, यूनिट डिस्क समझ लीजिए, क्लोज यूनिट डिस्क, e⁻² dz है। अब इसका आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूला का हेल्प ले सकते हैं आप, 2πi इंटू रेसिड्यू एट जेड। इसमें सिंगुलरिटी कहाँ पे हो रहा है, जीरो पे हो रहा है, जीरो पे ये इसेंशियल सिंगुलरिटी है, एनालिटिक नहीं है, तो जीरो पे प्रॉब्लम है। तो रेसिड्यू जो देता है वैल्यू, वो रेसिड्यू जो होता है उसके कारण ही फंक्शन है नॉन एनालिटिक बनता है, तो उस पॉइंट पे ही हम लोग रेसिड्यू फाइंड करेंगे, अदर जगह तो एनालिटिक है, अदर पॉइंट से मतलब नहीं है। तो इसका जो वैल्यू आएगा अभी देखें, 2πi रेसिड्यू एट जेड इजिकल टू जीरो लिख सकते हैं। अब रेसिड्यू एट जेड इजिकल टू जीरो इसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, अभी मैंने फाइंड किया था, अभी एक प्रॉब्लम किया था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी हम लोग e⁻² का रेसिड्यू निकाले थे, क्या आया था, 2 आया था। तो यही सेम क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेशन अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं, रेसिड्यू एट जेड इजिकल टू जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 2πi इंटू रेसिड्यू एट जीरो। अब अगर वो नहीं भी जानते हैं तो आप फिर से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, 1/z का जो कॉफिशिएंट होगा, a-1 जो टर्म होता है, जनरल टर्म से इक्वेट करके भी a-1 निकाला जा सकता है, या फिर आप सिंपली ऐसे याद रखिए कि 1/z माइनस जेड नॉट का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है। तो इसका 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4πi, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर दिए, इसका इंटीग्रेशन निकाल लिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके पहले कॉची थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, कॉची इंटीग्रल फार्मूला से भी इसका निकाला जा सकता है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो रेसिड्यू से आपको जिससे यूजी होगा, आई होप कि रेसिड्यू वाला ही ज़्यादा यूजी होगा, तो इससे जनरलाइज और भी डिफरेंट टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज करके रेसिड्यू निकाल के 2π इंटू रेसिड्यू कर देंगे, अगर एक सिंगुलरिटी होगा तब। अब जब एक से ज़्यादा सिंगुलरिटी हो जाए क्लोज कंटूर में, तब क्या करेंगे, तो उस पर आते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग का मोटिव है क्या, कि एक से ज़्यादा सिंगुलरिटी हो तो इंटीग्रेशन का कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसी के को ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हेल्पफुल थ्योरम आया है यहाँ पे एक, जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम क्या है, रेसिड्यू थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम। तो मैं यहाँ पे इसका प्रॉपर स्टेटमेंट दूंगा, उसके बाद इस पे एग्जांपल देखूंगा, ठीक है। तो ये जो है, लेट डी बी ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन, ठीक है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। ये बार बार आता है, क्यों आता है मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ, क्योंकि सिंपली कनेक्टेड डोमेन जो है क्या है, ओपन है, तो फंक्शन तो इसमें एनालिटिक होगा। और हम लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं क्लोज कंटूर में करते हैं, और बोलते हैं कि क्लोज कंटूर के बाउंड्री में भी फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है, ऐसे कन्फ्यूजन लोगों की होती है। तो देखते हैं पूरा पहले, एंड लेट सी बी ए सिंपल क्लोज कंटूर दैट
लाइज इन डी। अब आते हैं, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा था कि सी जो है क्लोज कंटूर, इसके अंदर कंटेंट होता है, और हम लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं वो क्लोज कंटूर के ऊपर करते हैं। क्लोज कंटूर में हम लोग बाउंड्री पे भी फंक्शन को एनालिटिक बोलते हैं, तो बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, डोमेन ये है और डोमेन ये वाला पार्ट है, ठीक है, ओपन यूनिट, ओपन कोई कनेक्टेड डोमेन है, और हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर ये कोई एनालिटिक है, तो बाउंड्री पे भी है, यानी एनालिटिक इसके अंदर बोल रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा होगा कि बाउंड्री पे कैसे एनालिटिक होगा। तो बाउंड्री को कंटेन करने वाला नेबरहुड में भी एनालिटिक है, इससे बाहर वाले रीजन में भी एनालिटिक है। जब मैंने पढ़ा रहा था एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, तो वहाँ पे भी मैंने बोला था कि कोई भी फंक्शन अगर क्लोज डिस्क में एनालिटिक बोला जाता है, तो वो तब भी एनालिटिक होगा जब वो उसको क्लोज सेट को कंटेन करने वाले किसी ओपन सेट में एनालिटिक हो जाए। तो इसको कंटेन करने वाले ओपन कनेक्टेड डोमेन में एनालिटिक है फंक्शन। अब हमको इंटीग्रेशन करना है तो क्लोज डिस्क कंटूर में करना होता है, इसलिए हम लोग क्लोज कंटूर का यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। इफ एफ इज एनालिटिक, कहाँ पे एनालिटिक बोला जाएगा, हमें इंटीग्रेशन करना है क्लोज कंटूर में, तो एनालिटिक इनसाइड सी एंड ऑन सी, यानी बाउंड्री पे भी एनालिटिक है। तो बाउंड्री पे एनालिटिक हो सकता है, एनालिटिक का मतलब फिर से बोल रहा हूँ मैं कि बाउंड्री पे एनालिटिक का मतलब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला किसी नेबरहुड में, सम नेबरहुड में वो फंक्शन एनालिटिक हो, तब बोलेंगे कि बाउंड्री पॉइंट पे एनालिटिक। तो जो बाउंड्री पे एनालिटिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, रीजन जो है बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, यानी उसके बाहर कंटेन करने वाले ओपन सेट पे एनालिटिक होना चाहिए, यानी ये डी सिंपली कनेक्टेड डोमेन में फंक्शन क्या है, एनालिटिक होगा, तभी ऐसा हम लोग बोल पा रहे हैं। ऑन सी एक्सेप्ट एट पॉइंट Z1 Z2 Zn दैट इज इनसाइड सी, ठीक है। देन अब क्या हो रहा है, फंक्शन तो एनालिटिक है सी में, बट उसमें अभी पहले वाले में देखे कि एक सिंगुलरिटी हो रहा था, अब भी क्या होगा कि एक से ज़्यादा मान ली सिंगुलरिटी हो जाए, तब वो ऐसे इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें। तो उसी के हेल्प के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेसिड्यू थ्योरम को पढ़ रहे हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट होता है, जैसे सी एफ जेड डी जेड, इसमें क्या है, फंक्शन का फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी इसके अंदर है और एवरीवेयर एनालिटिक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या होगी, 2πi k इजिकल टू 1 to n रेसिड्यू एफ एट जेड के, ठीक है, यानी अलग अलग निकालेंगे, रेसिड्यू एफ एट Z1 निकालेंगे, Z1 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, एक्सेप्ट बोला है ना, इसके इन लोगों इस सब पॉइंट को छोड़ के सारे जगह पे एनालिटिक है। तो Z1 पे एनालिटिक नहीं है, तो Z1 पे रेसिड्यू निकालेंगे, Z2 पे रेसिड्यू निकालेंगे, Z3 पे जितने सिंगुलरिटी है अंदर में उस सारे पॉइंट पे सिंगुलरिटी निकालें, रेसिड्यू निकालेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ रहेगा तब। ये फाइनाइट का केस क्या है, ध्यान में रखिएगा, एक्सेप्ट एट पॉइंट Zn लिए हैं तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी है, तो सारे पे निकाल के सबको ऐड कर देंगे और 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो ये जो थ्योरम आया, अभी हम लोग एक रेसिड्यू, एक पॉइंट सिंगुलरिटी रहता था और एक पॉइंट पे रेसिड्यू निकालने का वे पढ़ चुके हैं, वो कैसा आता था उसका प्रूफ भी देख चुके हैं, क्योंकि A-1 लॉरेंट सीरीज के कोएफिशिएंट के एक्सपेंशन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसी का हेल्प से यहाँ पे इसका प्रूफ किया जा सकता है, किया जाता है। यहाँ पे कुछ कॉची-गॉर्सर थ्योरम लगाया जाता है, जैसे कि इसके अंदर है तो इस पॉइंट के अराउंड ये पॉइंट अराउंड कर दिए, ये पॉइंट ऐसे करके मिला दिए, तो क्या होगा कि इस पे इंटीग्रेशन और इस सब पॉइंट के इंटीग्रेशन का सम का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये इस पे इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा 2πi Z1 रेसिड्यू एट Z1, 2πi रेसिड्यू एट Z2, तो ये जो सब का सम करेंगे तो इस पे इक्वल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो यही क्या है, रेसिड्यू थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो इससे आपको क्या होगा, और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे कोई एग्जाम्पल है, ठीक है, तो जैसे कोई एग्जाम्पल है C30 का मतलब क्लिक करना चाहिए माइंड में कि C30 का मतलब Z बिलोंग्स टू C सच दैट Z माइनस 0 लेस देन 3 लेस इक्वल 3, ये होगा, यानी C30 सेंटर 0 है, रेडियस 3 है, तो e⁻Z अपॉन Z माइनस 1 Z
dz का हम लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो जो क्लोज कंटूर है क्या है, क्लोज कंटूर ये है, इसका रेडियस 3 है, यानी 1 2 0 सब इसके अंदर आ रहा है। तो इसका जो सिंगुलर पॉइंट होगा क्या क्या होगा, ये चीज़ें हम बता चुके हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कि सिंगुलरिटी कैसे निकालते हैं। जो ये फंक्शन देखिए आप, और बताइए कि इस रीजन में इसका सिंगुलर पॉइंट क्या होगा और कौन सा सिंगुलरिटी होगा। तो z-1 ऑब्वियसली z टेंस टू 1 करेंगे तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी देगा। तो सॉरी, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। या फिर एक्सपेंशन आप करके देख सकते हैं कि z-1/z-1 का इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स आएगा एक्सपेंशन करने पे। तो इससे क्या बोल सकते हैं कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे इस किस रीजन में, कौन से रीजन में, ये एनालस में। तो वहाँ पे इसका इन्फाइनेटली मेनी टर्म्स आएगा, तो ये क्या होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, ठीक है। या फिर z=0 पे क्या होगा, 0/0, फिर इसको 0/0 होगा, यहाँ पे 0/0 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, z=0 पर 0/0 होगा तो हम लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा के चेक करेंगे। तो फिर से ये क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, क्योंकि ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में z वाला टर्म बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 और 1 इसके अंदर सिंगुलरिटी है। तो हमें इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इस रेसिड्यू थ्योरम के हेल्प से, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 और 1 पे इसका रेसिड्यू निकालना पड़ेगा और 2π करके सम ऑफ दोनों को ऐड करना होगा। तो जैसे आप देखिए, रेसिड्यू एट 0 कैसे निकालेंगे, अभी तक जो मैंने पढ़ा उसमें क्या करना था, एक्सपेंशन करना था और 1/z और z-1 का कोफिशिएंट देखना था, 1/a-1 टर्म निकालना था। तो उसी का अभी तक यूज करते हैं, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कुछ और कि सिंपली डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। किसी पॉइंट पे अगर सिंगुलरिटी हो तो उस पॉइंट पे रेसिड्यू बिना एक्सपेंशन किए भी निकाला जा सकता है, कुछ चीज़ों कुछ फंक्शन का, तो वो वहाँ पे देखेंगे। तो अभी तो मैं यहाँ पे एक्सपेंशन करके बताता हूँ। तो जैसे कि क्या करेंगे, e⁻, इसका एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं, z/z-1 का एक्सपेंशन ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, z/z-1 -2/z। ये लॉरेंट सीरीज जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था कि कैसे इसको पार्टीशन करना है और फिर इसको एक्सपेंशन करना है, इसको ऐसे लिख के जिस रीजन में बोल रहा है। तो आप जैसे इसको से चेक कीजिएगा तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आप ये 2 लीजिए, क्वेश्चन में 2 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2/z-1 लेते हैं, तो आप सिंपली इसका ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, पार्टीशन करके लिख सकते हैं। z=0 लेंगे तो क्या होगा, z=0 दे रहा उस टर्म को हटा देते थे, मैंने शॉर्टकट बताया था, और 0 पुट कर देते तो क्या आएगा, -1/2, तो -2 आएगा, -2/z ये आएगा टर्म। z=1 पे ये 0 दे रहा है, तो z=1 वाला टर्म जो 0 दे रहा है उसको हटा देते हैं और z का वैल्यू 1 पुट करते हैं फंक्शन में, तो 2 आएगा। तो 1/z-1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज़ मैंने पहले भी बताया है, तो वहाँ लॉरेंट सीरीज आप देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। तो इसका एक्सपेंशन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे इसको क्या कर सकते हैं, 2/z-1 इंटू -2/z लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके। अब इसका जब ये करेंगे एक्सपेंशन, e⁻z का जानते हैं, उसी का हेल्प से इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, 1/2/z-1 प्लस 2/z-1 का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 समथिंग, फिर यहाँ पे 1 - 2/z इस तरह से आएगा। तो अब जब मल्टीप्लाई करिएगा तो हमें किससे मतलब है, हमें z=0 और z=1 पे निकालना है। तो z=0 के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, z= पंचर डेस्क पे एक्सपेंशन देखना है, यानी 1/z का कोफिशिएंट देखना है, और z=1 के लिए क्या करना है, 1/z-1 का कोफिशिएंट देखना है। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/z का कोफिशिएंट क्या आएगा, इससे 1 वाला टर्म से मल्टीप्लाई होगा, अदर टर्म तो 1/z का बचेगा ही नहीं, बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 1/z वाला टर्म, ये इससे मल्टीप्लाई करने के बाद,
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रेसिड्यू एट एफ इजिकल टू 0 कितना आएगा, -2 आएगा। और रेसिड्यू एट एफ इजिकल टू 1 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट ए भी वैसा ही है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म देगा, अदर टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद z-1 वाला टर्म बचेगा ही नहीं, तो इसका वैल्यू 2 आएगा, +2 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन के वैल्यू अब यहाँ से क्या आया, 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यू, यानी 2 + -2, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ रही है। ठीक है, तो निकल गया इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 इस तरह से। 2 पाई ऑफ सम ऑफ रेसिड्यू, 0 और 1 का रेसिड्यू निकाल लिया, 2 और -2 और सम कर दिए, ये फॉर्मूला रेसिड्यू थ्योरम का लगा के इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस किया हूँ, जैसे आप नोटिस किए कि नहीं, मैं क्या बोलना चाहूँगा कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, तो मैंने मोरेरा थ्योरम बताए थे, तो मोरेरा थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फंक्शन कोई क्या होता है, इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होता है किसी क्लोज कंटूर में, तो फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। ऐसा होता है क्या, यहाँ पे ये फंक्शन का इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 है तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा, ऐसा है नहीं, ऐसा एनालिटिक नहीं होगा। रीजन कि मोरेरा थ्योरम क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि मोरेरा थ्योरम में ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होता और 0 होता तब बोलते कि एनालिटिक है, तो ये तो एनालिटिक है ही नहीं, तो ऐसे भी बोल सकते कि एनालिटिक नहीं होगा। तो मोरेरा थ्योरम यानी कि मोरेरा थ्योरम का कन्वर्स जो है कि इंटीग्रेशन, मोरेरा थ्योरम जो है इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शन जो एनालिटिक होता है कंटिन्यूअस होना चाहिए साथ में, तो मोरेरा थ्योरम अप्लाई होता है। तो ये चीज़ है, जैसे इस रेसिड्यू थ्योरम पे और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हम लिए लेते हैं अब एक एज ए एग्जाम्पल, C5z-2 अपॉन z इंटू z-1 dz। ठीक है, ये क्वेश्चन है जहाँ पे C जो है सिंपली ले लीजिए आप, C इजिकल टू Z इक्वल टू 2। ठीक है, यानी सेंटर 0 है और रेडियस 2 है, तो इससे क्या हो गया कि इसके जो भी सिंगुलरिटी आ रहे हैं इसके अंदर आ गए, इसका सिंगुलरिटी क्या आएगा, इस 0 और 1 आएगा, 0 और 1 इस कंटूर, क्लोज कंटूर के, सिंपल क्लोज कंटूर के अंदर लाइक कर रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, एक से ज़्यादा सिंगुलरिटी हो गया तो रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, 2 पाई ऑफ सम ऑफ सिंगुलरिटी, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। तो रेसिड्यू कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा हमें, 0 और 1 पे, यानी इसका एक्सपेंशन में -1 का कोएफिशिएंट, 1/z का कोएफिशिएंट और 1/z-1 का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेसिड्यू निकालना है तो हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे, सॉरी इसका एक्सपेंशन करना है, तो एक्सपेंशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पार्टीशन करके जिससे हम एक्सपेंशन कर पाएँ। लॉरेंस सीरीज में जैसे मैं डिफरेंट एग्जांपल का करता था, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो z इक्वल टू 0 का 1, z इक्वल टू 0 पे 1/z का कोएफिशिएंट क्या आएगा पता चल जाएगा। z इक्वल टू 0 वाला टर्म जो दे रहा है उसको हटा दीजिए सिंपली, और z इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए फंक्शन में, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो -2, यहाँ पे -1, यानी क्या आएगा 2, यानी 2/z आएगा। ठीक है, अब z इक्वल टू 1/z-1 का हमको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकलना है, तो यानी उसको इस तरह से टर्म में पार्टीशन करना, उसके बाद हम एक्सपेंशन पावर सीरीज का हेल्प से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पे z-1 किस पे 0 दे रहा है, 1 पे, तो वो वाला टर्म हटा देंगे और फंक्शन में 1 पुट कर देंगे। इससे हम लोग डायरेक्टली कोएफिशिएंट निकालते हैं। ये मेथड डायरेक्टली 11th 12th में इंटीग्रेशन में भी सब पढ़ते हैं, बट आप वैसे भी निकाल सकते हैं इसका पार्टीशन करके, इक्वेट करके। ठीक है, जो पार्टीशन का मेथड होता है, पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल, मैं पार्टीशन बोल रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन। तो z इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा 3/1, यानी 3 आएगा, प्लस 3/z-1। अभी इसको आप सॉल्व करके देखिएगा तो यही चीज़ आएगा कि 2z-1, 3z, 5z हो जाएगा, 2 -2 आ गया, 3z आ गया। ठीक है, तो आ गया सेम चीज़, तो ये आ गया। अब हमें इसी का क्या करना है, रेसिड्यू निकालना है, तो इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 z-1 का आप जानते हैं, इसको माइनस ले लें तो 1 - z-1 का एक्सपेंशन यहाँ पे लिख देंगे।
तो 2/z माइनस 3 इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि सॉरी इतना करने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमें जेड इजकल टू जीरो पे निकालना है, तो जेड इजकल टू जीरो पे निकालना है रेसिड्यू, यानी 1/z का कोफिशिएंट देखना है। जेड इजकल टू 1 पे निकालना है तो 1/z माइनस 1 का कोफिशिएंट देखना है। तो जेड इजकल टू जीरो पे 1/z का कोफिशिएंट 2 है, तो क्या बोल देंगे कि रेसिड्यू एफ एट जीरो क्या आ गया, 2 आ गया। रेसिड्यू एफ एट 1 क्या आ गया, 3 आ गया। सिंपल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2πi इंटू 2 प्लस 3 यानी 10πi। सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये अभी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो चीज़ ज़रूरत है था 1/z माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, वो चीज़ यहाँ गिवन है, तो एक्सपेंशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया 10πi, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से रेसिड्यू थ्योरम के हेल्प से एक से ज़्यादा सिंगुलरिटी होता है तो ये वाला फार्मूला लगा के 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू करके ये हम लोग कर सकते हैं। ये हमेशा एग्जाम में आता है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो किसी प्रकार का डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं फिर से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की रेसिड्यू एट पोल। ये सब क्या था, सिंपल पोल हो रहा था ना, जेड हो रहा था, सिंपल 0 1 सिंपल पोल हो रहा था। अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर का पोल हो, अब वैसे टर्म का इंटीग्रेशन भी करना हो और वैसे टर्म का अगर रेसिड्यू निकालना हो तो उसकी फार्मूला क्या होगी, और वो फार्मूला आती कैसे वो भी मैं डिराइव करके बताऊंगा। तो वो नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेसिड्यू एट 1 से ज़्यादा ऑर्डर का पोल हो, वहाँ पे वो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो, तो उसका हेल्प से पहले रेसिड्यू निकाल लेते हैं, फिर उसी रेसिड्यू का ही काम होता है इंटीग्रेशन करने में। तो इंटीग्रेशन भी देख लेंगे, पहले रेसिड्यू के लिए देखते हैं स्टेटमेंट की रेसिड्यू का वैल्यू होता क्या है। ठीक है, तो जैसे आप एज ए रिमार्क समझ सकते हैं क्या होगा, या थ्योरम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ मैं करवाऊंगा नहीं, बट थ्योरम आप लिख लो कि इफ़ हैज़ ए पोल, सॉरी सिंपल पोल होगा तो रेसिड्यू सिंपल पोल एट जेड नॉट, देन रेसिड्यू एफ जेड नॉट पे क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट एफ जेड होगा। क्या होगा, जैसे कोई सिंपल पोल एट जेड नॉट निकालना है, तो सॉरी सिंपल पोल है किसी फंक्शन का एट जेड नॉट, तो रेसिड्यू क्या होगा, सिंपली लिमिट जेड माइनस जेड नॉट जेड टेंस टू जेड नॉट इन जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड, ये होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू निकालने का फार्मूला है। सब जगह हम लोग एक्सपेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ जगह पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या था, जैसे अभी हम प्रूफ देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा। जैसे ये 2/z था, तो यह क्या कर रहा, जेड इजकल टू 0 पे था, तो जेड इजकल टू 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल जाता है 2। तो वही चीज़ है, इसका एक्सटेंशन है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लिया कि रेसिड्यू क्या हो, सॉरी पोल जो है एक से ज़्यादा ऑर्डर का हो, सिंपल ऑर्डर का पोल नहीं हो। इफ़ एफ हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर के ऑर्डर का पोल है एट जेड इजकल टू जेड नॉट, देन रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड नॉट, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मैं बार बार लिख रहा हूँ, रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड नॉट 1/k-1 फैक्टोरियल लिमिट जेड माइनस जेड नॉट डी k-1 डी जेड k-1, यानी k-1 टर्म बार क्या करना है, डेरिवेटिव इसका करना है, जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के एफ जेड का करना है। एफ जेड जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के को मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये है रेसिड्यू 1/k-1 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट डी टू द पावर k-1 डी जेड टू k-1, यानी k-1 ने टर्म इस बार इसको डिफ्रेंसिएशन करना है जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के इंटू एफ जेड को, इस टर्म को इतना टर्म बार
डिफ्रेंशिएट करना, साथ में ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका डेरिवेशन देखते हैं कि ये चीज़ आती कैसे है। ठीक है, तो आप सिंपली जब लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे तो हमें निकल जाएगा, क्योंकि हमें रेसिड्यू निकालना है जेड माइनस जेड नॉट और के ऑर्डर का पोल है। तो हमें क्या करना है, जेड माइनस जेड नॉट का 1/z माइनस जेड नॉट का कॉफिशिएंट देखना है क्या होगा, उसको दिमाग में रखते हुए आप एक्सपेंशन का टर्म के लिए उसका वैल्यू निकालने के लिए जो चीज़ कीजिएगा तो उससे यही फॉर्मूला आएगा। देखते हैं वो कैसे आता है। ठीक, जैसे अभी मैंने बताया फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट का प्रूफ जैसे सिंपल ऑर्डर का पोल है तो उसका अगर आप लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखिएगा तो क्या आएगा, a-1 माइनस जेड नॉट, फिर a0 प्लस a1 जेड नॉट, इस टाइप से आएगा a2 माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर। तो इसका जैसे आपको क्या फाइंड करना है, a-1 फाइंड करना है। तो a-1 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में जेड माइनस जेड नॉट से अगर मल्टीप्लाई कर दे और लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट ले लें तो अदर सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, बचेगा a-1। तो हमें क्या करना है, रेसिड्यू एट एफ जेड नॉट पे निकालने के लिए लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट लेना है और जेड माइनस जेड नॉट से एफ जेड को मल्टीप्लाई करना है। तो इसलिए ये जो वैल्यू आता है, फॉर्मूला आता है, इसी का एक्सपेंशन से कह सकते हैं कि ये इसका प्रूफ हो गया। सेकंड में आते हैं। सेकंड में हमें क्या है, एफ हैज, इसमें क्या था, सिंपल पोल था। ठीक है, सिंपल पोल था। अब क्या है, एफ हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर, अगर के ऑर्डर का पोल है तो हम लोग इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या होगा लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन एफ जेड का, पहले वो लिखिए, ए माइनस के जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के प्लस ए माइनस के प्लस 1, यानी ये घट रहा है टर्म, जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के माइनस 1। इस तरह से a-1 जेड माइनस जेड नॉट प्लस a0 प्लस a1 जेड माइनस जेड नॉट प्लस a2 जेड माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर। यही होता है जनरल, जब आप समेसन वाला लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन को एक्सपेंड करके लिखिएगा तो जो प्लस में आएगा टर्म यही सब आएगा। ठीक है, तो ये आया। अब हमें फाइंड क्या करना है, रेसिड्यू एट, ये फंक्शन के पास की ऑर्डर का पोल था तो ये एक्सपेंशन है। हमें फाइंड क्या करना है, रेसिड्यू क्या होता है, जेड माइनस जेड नॉट का कॉफिशिएंट, यानी a-1 कॉफिशिएंट इसका a-1 है, यानी a-1 फाइंड करना है। तो ये अगर एक्सपेंशन है तो a-1 फाइंड कैसे किया जा सकता है, इसको बताइए। इसको हम लोग अगर क्या करें, इसमें हम लोग जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के से मल्टीप्लाई करते हैं एफ जेड में। ठीक है, तो क्या बचेगा, a माइनस के प्लस a माइनस के प्लस 1 जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, समथिंग प्लस a-1 जेड माइनस जेड नॉट। इसमें क्या बचेगा, ये a-1 का डिनोटर में क्या है, जेड माइनस जेड नॉट, उसका पावर 1 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, k-1 प्लस a0 जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर k प्लस a जेड नॉट टू द पावर k प्लस 1, बढ़ते जाएगा टर्म। ठीक है, हमें निकालना क्या है, a-1 निकालना है। तो a-1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करेंगे इस एक्सपेंशन में कि a-1 बचे। इस पूरे टर्म को अगर k-1 टर्म बार डिफ्रेंशिएट कर दे तो जो बचेगा a-1 ही बचेगा, और लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट ले ले, अदर टर्म क्या होगा, इधर बचेगा तो जेड नॉट वाला टर्म बचेगा, और जेड टेंस टू लिमिट जेड नॉट लेने पे इधर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, और इधर वाले टर्म जेड k-1 टर्म बार डिफ्रेंशिएट करने पे अदर टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारे k-1 से कम टर्म है। तो जैसे 2 डिग्री का फंक्शन है और 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वही चीज़ इधर वाला टर्म सब जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a-1। तो वही चीज़ हमें करना है, क्या करना है, dk-1 डी जेड k-1 जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के एफ जेड करना है। तो इससे क्या बचेगा, a-1, इससे जो बचेगा वो k-1 फैक्टोरियल प्लस a0 फैक्टोरियल k इंटू जेड माइनस जेड नॉट बच जाएगा, प्लस a-1 k प्लस इधर कुछ फैक्टोरियल बचेगा और जेड माइनस जेड नॉट, और इसमें क्या कर देना है, फिर लिमिट लगाना है। ठीक है,
लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट लगाना है। तो इससे क्या बचेगा, a माइनस वन, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या करें हम लोग, 1/फैक्टोरियल के माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें, डी के माइनस वन डी जेड के माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के एफ जेड, ये कर दें, ठीक है। तो क्या बचेगा, a माइनस वन बचेगा, अदर टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 1/k-1 से करेंगे तो ये कट जाएगा। तो वही चीज़ क्या है, तो यहाँ से क्या निकल गया, के ऑर्डर का पोल था फंक्शन में, तो a-1 यानी कॉफिशिएंट का वैल्यू निकल गया। क्या है फॉर्मूला, 1/फैक्टोरियल k-1 डी टू द पावर k-1 डी जेड टू द पावर k-, जेड नॉट, यही आया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि के ऑर्डर का पोल हो तो उसका रेसिड्यू उस पॉइंट पे निकालना है। तो ये फार्मूला का यूज करके हमें रेसिड्यू निकालना होगा। और फिर अगर इंटीग्रेशन पूछा हुआ है तो रेसिड्यू पहले इस तरह से निकालेंगे, फिर 2π इंटू इंटीग्रेशन रेसिड्यू कर देंगे। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन आया। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं या एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको अप्लाई कैसे करना है इस चीज़ों को, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, डी जेड अपॉन जेड फोर जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर डी जेड, और इसका जो डिस्क है किस पे निकालना है हमें, z इज इक्वल टू 3, यानी c जो है क्लोज कंटूर है, मॉड z इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस पे निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इस पर चेक करेंगे फिर कि इसके अंदर सिंगुलरिटी लाई कर रहा है कि नहीं। अगर एनालिटिक होगा तो डायरेक्ट कॉची थ्योरम से जीरो बोल देंगे, बट इसके अंदर आई थिंक लाई कर रहा है क्योंकि जीरो आएगा। तो जैसे देखते हैं, ये क्या है, सी है, डी जेड जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये होगा जेड स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस जेड, यहाँ क्यू है तो -2 आएगा। अब इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, सी डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर जेड माइनस 1, इसको फैक्टराइज करेंगे तो जेड प्लस 2 आएगा, -2 प्लस जेड आएगा ना, तो ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस है सॉरी, तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें पता चल रहा होगा कि इस पे क्या है, 1 पे सिंपल पोल है, -2 पे सिंपल पोल है, क्योंकि z इज इक्वल टू 3 क्या है, ये है क्लोज कंटूर, इसके अंदर लाई 3 ये है, तो 2 -2 1 0 सब इसके अंदर लाई करेगा ना, क्लोज कंटूर क्लोज डिस्क ये है, सर्किल समझ लिए, 0 सेंटर और 3 रेडियस का आप आर स्क्वायर में जैसे आप डिस्क बनाते हैं वो बनाइए। अब चेक कीजिए ये इसके अंदर है कि नहीं, इसके अंदर लाई कर रहा है। तो 1 2 0 ये सारे क्या है, सिंगुलरिटी है, तो -2 पे ये क्या है, सिंपल पोल देगा कि -2 इस पर लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी देगा, तो इन्फिनिटी दे रहे यानी सिंपल पोल है। 1 पे ये सिंपल पोल है, z इक्वल टू 0 पे ये क्या है, दो ऑर्डर का क्या है, दो ऑर्डर का पोल है। तो मेन हम लोग का मतलब एक से ज़्यादा ऑर्डर का पोल है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में है, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल लिया हूँ। तो रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू 0 पे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब बताइए। अभी मैंने बताया क्या फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे k का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 1/k-1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा। और हमें k-1 तो ये एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 लेंगे, इसका वैल्यू तो क्या होगा, d2 - 1 यानी d/dz इंटू जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर है, z-1 z+2 है, यही है, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, d/z का क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हम इसी के वैल्यू निकालनी है ना बस। अब तो z के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो और लिमिट क्या लगाना, सॉरी लिमिट भी लगाना है, लिमिट z टेंस टू
जीरो लगाना है, तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो पे लगाएंगे तो क्या आएगा, इसका आप डिफ्रेंसिएशन करिए, क्या होगा, जीरो माइनस ये था ना टर्म मल्टीप्लाई करने में, तो यह आ गया 2z प्लस जेड अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर जेड प्लस टू का होल स्क्वायर, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन। इसमें हमें लिमिट लगाना है जेड टेंस टू जीरो। अब जब लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, 2z प्लस वन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 1 4 यानी -1/4 आएगा, ठीक है। तो -1/4 इसका क्या आ गया, रेसिड्यू आ गया डायरेक्ट। तो यहाँ से अब रेसिड्यू किस पे निकालना होगा, इसमें 3 सिंगुलरिटी है तो रेसिड्यू थ्योरम लगेगा, सम ऑफ रेसिड्यू 2πi जो होता है वो। तो रेसिड्यू एट एफ जेड इजकल टू 1, जेड इजकल टू 1 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल पोल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू 1, अभी जो बताया वो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, लिमिट जेड टेंस टू 1 एफ जेड कर देंगे, एफ जेड क्या है, जेड स्क्वायर जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 2 है, तो ये से ये कट गया, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 1/2 आएगा। उसी तरह रेसिड्यू ऑफ एफ एट जेड इजकल टू -2 निकालेंगे, तो लिमिट जेड टेंस टू -2 करेंगे, तो जेड प्लस 2 इंटू 1/जेड स्क्वायर जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस 2, ये से एक कट जाएगा। अब जेड टेंस टू -2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये -3 यानी -1/12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, 1 पुट करेंगे लिमिट तो ये क्या आएगा, 3 आएगा, 1/3 यानी जेड इजकल टू 1 पे रेसिड्यू आ गया 1/3, -2 पे आ गया वो -1/2, 0 पे 2 ऑर्डर का पोल था उस पर आ गया -1/4। तो इसका जो वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अब, 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट 0 एट 1 एट -2, तो क्या क्या है, -1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/12, यही इसकी आंसर होगी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, 4 -3 प्लस 4 -1/12 यानी इक्वल टू 0 आ गया, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या बता रहा है कि इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ रहा है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0, ये नीड नॉट इम्प्लाई करेगा, नीड नॉट इम्प्लाई मोरेरा थ्योरम, नीड नॉट इम्प्लाई कि फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। क्यों एनालिटिक नहीं होगा, क्यों मोरेरा थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहता है और इंटीग्रेशन 0 होता है तब फंक्शन एनालिटिक होता है मोरेरा थ्योरम के हिसाब से। तो यहाँ इंटीग्रेशन का वैल्यू तो 0 आ जा रहा है, और कॉची थ्योरम एनालिटिक फंक्शन हो तभी 0 आया, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यहाँ तो सिंगुलरिटी था तब भी 0 आ जा रहा है, यानी 0 आ जा रहा है बट फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो पॉइंट पे गौर कीजिएगा आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जो हम आते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बचा हुआ है वो कि रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, और रेसिड्यू एट इन्फिनिटी का हेल्प करके कैसे 3-4 पॉइंट पे अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी होता है तो रेसिड्यू ऑफ इन्फिनिटी का यूज करके कैसे हम उसका इंटीग्रेशन विदाउट उस पॉइंट पे रेसिड्यू फाइंड किए निकालते हैं। तो वो थ्योरम में यहाँ पे मैं बताता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको होता क्या है कि रेसिड्यू फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे फाइंड करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि रेसिड्यू ऑफ इन्फिनिटी वाला जो थ्योरम है उसका हेल्प करके उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं उस पर आता हूँ और थ्योरम अच्छे से स्टेटमेंट लिखता हूँ क्या होता है। फिर मैं डायरेक्ट एक फार्मूला बताता हूँ कि रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी एफ जेड होती क्या है, ठीक है। ये वैल्यू मैं बताता हूँ, माइनस रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू 0 1/जेड स्क्वायर एफ 1/जेड। अगर रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी निकालना है तो हमें क्या करना होगा, रेसिड्यू निकाल लेना होगा जेड इजकल टू 0 पे, किसका, इसका 1/जेड स्क्वायर एफ 1/जेड का,
माइनस लगाना होगा इसमें। फिर ये इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं या फिर खुद से भी कर सकते हैं इजीली। तो इसका जो मेन बेनिफिट है क्या है कि जैसे थ्योरम देखते हैं, थ्योरम देखिए उसके बाद आपको क्लियर होगा। इफ़ ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक everywhere in the finite plane except for a finite number of singular point interior to a positive oriented और इसका मतलब भी होता है क्योंकि पॉजिटिव ओरिएंटेड डायरेक्शन में होने से हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव यानी पॉजिटिव ओरिएंटेड यानी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉक हो जाने से माइनस हो जाता है, साइन आ जाता है। तो पॉजिटिव ओरिएंटेड यहाँ पे लिख रहा है, इसका मतलब समझना चाहिए आपको। ओरिएंटेड क्लोज कंटूर सी देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2πi रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू 0 1/z² f 1/z। ठीक है, इस पर मैं अभी एग्जांपल भी कराऊंगा। तो देखिए क्या मेरा मोटिव है कि एक तो मैंने पढ़ा पहले भी कि कोई फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी होता है तो हम लोग 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू कर देते हैं, बट कहीं पे हो सकता है मे बी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे ऐसा रेसिड्यू दे देगा सिंगुलरिटी जहाँ पे कि आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे दे, फोर्थ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी दे दे, तो वहाँ पे सब पॉइंट पे रेसिड्यू निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसे थ्योरम का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप कि रेसिड्यू इस एक तो मैंने बोला कि सम ऑफ रेसिड्यू करके 2πi इंटू 5 सम ऑफ रेसिड्यू, बट ऐसे रेसिड्यू नहीं निकल रहा है तो ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, ये थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना है 2πi इंटू रेसिड्यू एट जीरो एट जेड इजकल टू 0 किसका, तो 1/z² इंटू f 1/z का आपको निकालना है। तो इससे ये वैल्यू रेसिड्यू आपको निकालना है। एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली ये है 2πi इंटू माइनस ऑफ रेसिड्यू जेड इजकल टू इन्फिनिटी एफ जेड, यही है। ठीक है, ये है। और ये थ्योरम आता कैसे है, एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी क्लोज कंटूर है और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी है, तो और उसमें इन्फिनिटी भी एक सिंगुलरिटी है, तो सारे पॉइंट के रेसिड्यू का सम जो होता है इंक्लूडिंग इन्फिनिटी, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, पॉइंट पे जो गौर आप जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो सारे पॉइंट पे रेसिड्यू का जो सम होता है इंक्लूडिंग इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इन्फिनिटी पे अगर हम रेसिड्यू निकालें तो क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है कि माइनस ऑफ सम ऑफ अदर पॉइंट पे रेसिड्यू आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस ऑफ रेसिड्यू एट इन्फिनिटी क्या आएगा इज इक्वल टू 2πi, ये क्या आएगा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू f z क्या आएगा k इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो ये होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर इससे फाइंड ना हो कि जेड के हर z1 z2 zn पे हम रेसिड्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम रेसिड्यू एट इन्फिनिटी वाला फार्मूला डायरेक्ट एक पॉइंट पे निकालना है, जेड इक्वल टू 0 पे इसका निकालना है, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी निकालना है, यानी रेसिड्यू एट 0 इसका हेल्प से इसका निकालना है और यूज कर लेना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा था, कौन सा क्वेश्चन कि 5z माइनस 2z इंटू जेड माइनस 1 डी जेड। ठीक है, सी लिया था मैंने, जेड मॉड जेड इजकल टू 2। इस पे अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, क्या किया था 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ एट 0 प्लस रेसिड्यू एट एफ जेड इजकल टू 1 पे, ये करके निकाला था। बट अभी आप जब इसको पढ़ लिए तो इसका हेल्प से भी मैं इसको बता देता हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो क्या करना है 2πi रेसिड्यू
एट जेड इजकल टू 0 1/z², एफ 1/z निकाल लेना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2πi, मैच करेंगे, उसका आंसर 10πi आया था, इसका भी वेरीफाई हो जाएगा। तो क्या होगा 1/z² मल्टीप्लाई होगा 5/z-2 1/z इंटू 1/z-1। इसको अब फर्दर कैलकुलेशन प्रोसीड करते हैं हम लोग। लिमिट यहाँ पे 0 लगाना है ना, लिमिट z टेंस टू, यहाँ पे रेसिड्यू एट z इजकल टू 0 लिख देते हैं। अब सॉल्व कीजिए इसको 1/z², 5 - 2z अपॉन z आएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 - z, और z² से z² ऊपर जाके कट जाएगा, तो ये बचेगा। अब हमें क्या करना है, रेसिड्यू एट z इजकल टू 0 निकालना है। इसका मतलब 2πi इंटू लिमिट z टेंस टू 0 z - 0 इंटू fz कर देना है, रेसिड्यू एट इसका निकालना है, तो z इंटू 0 कर देना है, यानी 5 - 2z अपॉन z इंटू 1 - z कर देना है, यही करना है। तो यहाँ से z से z कट गया, z टेंस टू 0 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअली 5 आएगा इसका वैल्यू, तो यानी 10πi आ गया। तो वहाँ से भी उस फार्मूला से भी अभी निकाला था मैंने, तो वहाँ पे आप देखिएगा बैक करके वीडियो, तो वहाँ पे भी क्या आया था 10πi आया था, और यहाँ पे भी इसका वैल्यू इस रेसिड्यू ऑफ इसकी हेल्प से भी रेसिड्यू एट इन्फिनिटी कह सकते हैं, या रेसिड्यू ऑफ z इजकल टू 0, इसके हेल्प से भी 10πi आ गया, तो वेरीफाई हो गया कि सही भी है। तो ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे चीज़ों के हेल्प से। इस पर मैं प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन करवाऊँगा CSR नेट का, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन और जो आएगा गेट में पूछा हुआ नेट का, तो वहाँ पे और अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं साथ में प्रीवियस ईयर का सारा एक एक चीज़ करवाऊँगा यहाँ कंप्लीट कोर्स में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। एक चीज़ मैं और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जैसे क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है जो कि साइन थीटा के फॉर्म में है, और इसको रेसिड्यू थ्योरम से अगर आपको सॉल्व करना हो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आप देखते हैं कि डी थीटा के टर्म में होता है, तो आप इसको जेड में कन्वर्ट करके कैसे कंटूर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे होगा, और रेसिड्यू थ्योरम इसमें कैसे लगेगा वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। मैं पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं प्रोसेस बताता हूँ कैसे इसमें करना है। जैसे आप साइन थीटा को e⁻i थीटा के हेल्प से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, और e⁻i थीटा को हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म में इसको जेड बोला जाता है। तो देखते हैं क्या करना है, e⁻0 to π साइन 4 थीटा डी थीटा, ये क्या आएगा 1/2 0 से 2π कर देंगे, 2π लगाना है क्योंकि क्लोज कंटूर लगाना है, तो इसलिए इंटीग्रेशन 0 से 2π कर देंगे, यहाँ 2 से डिवाइड कर दी तो मेकअप हो गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी जानते हैं। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, e⁻i थीटा माइनस e⁻i थीटा अपॉन 2i। ठीक है, अब इसका पावर 4 dz अपॉन, अभी हम यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये डी थीटा ले लेते हैं। अब क्या करते हैं कि z इजकल टू e⁻i थीटा ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि कंटूर इंटीग्रेशन में ये जो साइन थीटा था पहले e⁻i थीटा में लिख दिया, अब इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में जानते हैं ये होता है z का वैल्यू e⁻i थीटा, इसके हेल्प से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको कंटूर इंटीग्रेशन में। तो z⁻i थीटा लेंगे तो dz का वैल्यू क्या आएगा, i थीटा डी थीटा, यानी डी थीटा का वैल्यू क्या आएगा, dz अपॉन iz आएगा, इसका यूज करेंगे डी थीटा के जगह पे। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 z इजकल टू n, ये क्या है, थीटा का वैल्यू 0 से 2π है, और ये रेडियस 1 है, तो ये क्या हो गया, यूनिट क्लोज यूनिट डिस्क हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सिंपली z माइनस 1/z, या आप z माइनस 1 लिखेंगे अपॉन 2i इंटू iz इंटू, और डी थीटा के जगह पे dz लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 z इजकल टू 1, ये क्या हो जाएगा z² माइनस 1 अपॉन इसका पावर 4, z5 आ जाएगा, और
-2 आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएगी यहाँ पे। तो इसका वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ 2i⁴ होगा ना, क्योंकि ये पावर 4 है, इसका टोटल पावर 4 लिख दीजिए इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/32i, ये 2 बाहर है, 2⁴ 16 to 32 हो जाएगा। सी जेड स्क्वायर माइनस 1⁴ अपॉन z⁵ डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिए कंटूरिंग इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगा कि 0 इसका 5 ऑर्डर का पोल है, तो z=0 पे आपको रेसिड्यू निकालना होगा। ठीक है, 5 ऑर्डर का पोल है तो रेसिड्यू z=0 पे कैसे निकालिएगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, रेसिड्यू ऑफ एफ एट 0 निकाल देंगे और 2π से आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें एक ही सिंगुलरिटी है, इसके अंदर लाइक कर रहा है क्लोज यूनिट डिस्क के z=0 और 5 ऑर्डर का पोल है, तो हमें रेसिड्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेसिड्यू थ्योरम से बोल भी मैंने दिया है कि रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से आपको करना है। तो z=0 पे रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 लिमिट z → 0 d4 अपॉन डी जेड फॉर z² माइनस 1⁴ और z5 अपॉन z5 करेंगे तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, आपको 4 बार इंटीग्रेशन करना है, लिमिट z → 0 पर पुट करना है। तो ये आप फर्दर मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन वर्क, तो यहाँ से आप कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया तो आप रेसिड्यू थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे, ये मेरे बताने का मोटिव यही था। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया, जैसे नेट गेट में पूछा हुआ भी है ऐसा क्वेश्चन, थीटा के टर्म में दिया हुआ होगा तो आपको इंटीग्रेट कैसे जेड के टर्म में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ये आपको बेनिफिट होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।